जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 4 का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी तक हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है ये फिनिश कर चुके हैं। फिर चैप्टर 5, 6, 7, 8 जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज हम बता रहे हैं। इसके बाद ये 3 चैप्टर बचेंगे, तो ये 3 चैप्टर मुश्किल से 3 या 4 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये जो पेपर 4 है बहुत आसानी से ख़त्म होने जा रहा है और इसमें कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पेपर 1 पे आते हैं। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में टोटल अगर अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक का देखें तो उसमें 17 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग 6 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग के पास अभी 11 चैप्टर बचा है, तो इसके बाद हम लोग ज़्यादा ध्यान पेपर 1 पे देंगे। पेपर फर्स्ट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके एक चैप्टर करके कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 2 चैप्टर हो। हालांकि होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एक चैप्टर 2 वीडियो का भी हो जाता है। फिर भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो फिनिश करें। ठीक है, और आप लोग भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और जो लोग लाइक शेयर कर रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों से तो हमें एनर्जी मिल रही है, वही लोग हमें एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी देते रहिए और हम आप लोगों के लिए वीडियो देते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं पेपर 4 का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। आइए शुरू करते हैं पेपर 4 जो कि पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का है, जिसका भाग 2 है पर्यावरण शिक्षा, जिसका चैप्टर 5 है पर्यावरण। इसका हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग का कंप्लेन था कि सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, मीन्स थोड़ा आवाज़ तेज़ बोलिए, इसलिए हम माइक को कॉलर से निकाल के हम ये हाथ में ले लिए ताकि आपको आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? देखिए, मानवीय कारणों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास प्रदूषण कहलाता है। मीन्स किसी भी मानवीय कारण, मतलब कोई भी मानवीय कारण की वजह से स्थानीय स्तर पर जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में जो भी गुणवत्ता में ह्रास हो जाए, जो भी जैसे कोई भी क्वालिटी उसका डिक्रीज कर जाए, चाहे हवा का हो, तो हवा में अगर डिक्रीज होगा तो ये वायु प्रदूषण, पानी का क्वालिटी ख़राब हो गया तो जल प्रदूषण, मिट्टी का ख़राब हो गया तो मृदा प्रदूषण, वैसे ही ध्वनि का, मतलब जो भी चीज़ है जो जिसका क्वालिटी घटा है, इसका मतलब उसमें प्रदूषण आया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, प्रदूषक किसे कहते हैं? तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी वजह से क्वालिटी कम हो रही है, वही है प्रदूषक। ठीक है, जिसकी वजह से क्वालिटी कम हो जाए वही है प्रदूषक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी में कोई ऐसा चीज़ मिल गया जिसकी वजह से पानी ख़राब हो गया और पीने योग्य नहीं रहा, तो जो चीज़ मिला है वो प्रदूषक हो गया और वो पानी को प्रदूषण कहेंगे कि यह प्रदूषित पानी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, दृश्यता के आधार पर प्रदूषक को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्यता के आधार पर, मतलब देखने की क्षमता के आधार पर प्रदूषक को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया। भाई देखने के आधार पर 2 ही हो सकता है ना, एक तो दिख सकता है, एक नहीं दिख सकता है। तो ये एक दृश्य प्रदूषण, एक अदृश्य प्रदूषण, मतलब जो दिख सकता है वो दृश्य प्रदूषण, जो नहीं दिख सकता अदृश्य प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं, प्रदूषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए कितने वर्गों में, वही कितने प्रकार से, तो दृश्यता के आधार पे अब इसमें आ गया कि अब इसको और भी दूसरे तरीके से क्या बांटा गया है प्रदूषण को, तो बिल्कुल भौतिक प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। ठीक है, भौतिक प्रदूषण मतलब जो भी हम लोग प्रदूषण के नाम से देखते हैं, जानते हैं कि भौतिक चीज़ों में जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो भौतिक प्रदूषण में आएंगे। और सामाजिक प्रदूषण मतलब समाज में जो गंदगी है, जैसे कुछ लोग चोरी डकैती, मतलब जातिवाद, धर्म में, ये सब चीज़ों से लेकर जो लोग अराजकता फैलाते हैं समाज में, उन सब चीज़ों से जो प्रदूषण हो रहा है वो सामाजिक प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, तो आइए उसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आई क्या, भौतिक प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, भौतिक प्रदूषण, देखिए स्थल प्रदूषण हो गया पहले। अच्छा, भौतिक प्रदूषण को किसे कहते हैं ये जान लीजिए, इसके बाद उसके प्रकार को देखेंगे।
भौतिक प्रदूषक हैं जो पर्यावरण के भौतिक संगठनों की गुणवत्ता में, भौतिक संगठनों की गुणवत्ता मतलब स्थल जल वायु का जो ह्रास हो रहा है, ठीक है। स्थल मतलब मिट्टी, जल, वायु मतलब जल, पानी, वायु में जो ह्रास हो उसको भौतिक प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पर्यावरण के भौतिक संगठनों के गुणवत्ता में ह्रास करता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भौतिक प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदूषण है तो अभी बताया ना, स्थल जल वायु। वही स्थल प्रदूषण, जो स्थल में प्रदूषण हो तो स्थल प्रदूषण, जल में प्रदूषण हो तो जल प्रदूषण, और वायु में प्रदूषण हो तो वायु प्रदूषण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सामाजिक प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए, सामाजिक प्रदूषण विभिन्न कारकों तथा प्रक्रिया द्वारा मानव समुदाय की गुणवत्ता, देखिए यहाँ भी गुणवत्ता बात आ गई, वहाँ भी गुणवत्ता में कमी हो रही थी, यहाँ भी गुणवत्ता में अवनयन मीन्स कमी, मतलब समुदाय में जो भी गुणवत्ता में कमी आए, जैसे चोरी डकैती सब क्या है, समुदाय में मैंने गुणवत्ता में कमी आ रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे करते हैं मजबूरी बस या जानबूझ के जैसे भी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सामाजिक प्रदूषण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, सामाजिक प्रदूषण को 5 भागों में बांटा गया है। आर्थिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण क्या है? निर्धनता तथा बेरोजगारी, निर्धनता बेरोजगारी भी एक तरह से प्रदूषण है। वो लोग की क्वालिटी में कमी हो जाती है, जो मानवीय और लोगों को जो मिल पाता है वो लोगों को नहीं मिल पाता निर्धनता और बेरोजगारी से। धार्मिक प्रदूषण, जो लोग धर्म के नाम पे दंगा फसाद हिंसा करवाते हैं वो सब धार्मिक प्रदूषण वाले लोग हो गए। राजनीतिक प्रदूषण, मतलब राजनीतिक की वजह से जो युद्ध मारकाट होता है वो सब राजनीतिक प्रदूषण। जातीय प्रदूषण, मतलब जातिवाद की वजह से कि ये उच्च जाति, निम्न जाति, ये दलित, ये ब्राह्मण, ये सब चीज़ जातिवाद प्रदूषण में आएगा, ठीक। अगला है सामाजिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण मतलब लूटपाट, बलात्कार, डकैती, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब सामाजिक परिवर्तन उसमें आएगा, प्रदूषण में, ठीक है। देखिए, प्रमुख प्रदूषण, अब देखिए इन जनरल जो हम लोग जानते हैं प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या मतलब प्रदूषण के बारे में जो हम लोग जानते हैं। अब आ गया मेन कि प्रमुख प्रदूषणों का नाम बताइए, जो हम लोग इन जनरल जो लोग सुनना चाहते हैं प्रदूषण के नाम पे। ये तो ज्ञान की बातें हो गई, क्या क्या प्रदूषण है, कैसे है, लेकिन अब आ गया मेन टॉपिक प्रदूषण, जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं हमें प्रदूषण। तो उस तरह से प्रमुख प्रदूषण के नाम है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु जल मृदा हो गया। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। इसमें क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। अब 1 बाय 1 सबको देखेंगे, ठीक है। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वायु प्रदूषण के लिए देखिए, बाहरी तत्व द्वारा, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज़, बाहर से कोई भी चीज़ उसमें मिले, ये नेचुरल जब जो हर चीज़ है वही रहेगा तो उसमें थोड़ी ना उससे प्रदूषण होगा। तो बाहर से ही कोई चीज़ मिलेगा जिसके उसकी गुणवत्ता में ह्रास होगा। तो बाहरी तत्व द्वारा वायु में असंतुलित दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब बाहर की चीज़ों से कुछ उसमें मिल गया जिससे कि वायु में असंतुलन हो गया, जो जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो से कम ज़्यादा हो गया, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 11, स्वरूप के आधार पर, मतलब रूप के आधार पर, कोई जैसे लिक्विड है, ठोस है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब है ना, ये सब रूप तो है उसका। तो रूप के आधार पर प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो रूप के आधार पर प्रदूषण को 3 भागों में बांटा गया। एक गैसीय प्रदूषक, मतलब जो गैस के फॉर्म में हो। दूसरा है सूक्ष्म कण प्रदूषण, मतलब एकदम महीन कण हो। और तीसरा है जैविक प्रदूषण, मतलब जैविक की वजह से जो भी प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आइए डिटेल में देखते हैं। गैसीय प्रदूषण कौन कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 है, गैसीय प्रदूषण कौन कौन से हैं? देखिए, गैसीय प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसका डिटेल एक बार हम बता चुके हैं, ठीक है, जो कि ओजोन परत में छेद करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि। मतलब ये सब जो है गैसीय, मतलब ये सब गैस के फॉर्म में जो प्रदूषण हो गैसीय प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कणकीय वायु प्रदूषण के उदाहरण बताइए। थोड़ा सा यहाँ कणकीय लिखने में मिस्टेक है। कणकीय वायु प्रदूषण के उदाहरण बताइए। जो कणकीय वायु प्रदूषण किसको कहेंगे? तो यह धूल कण, जैसे धूल कण है ना, धूल कण के महीन महीन कण होता है, सब क्या है? कणकीय है। कुहासा, एरोसॉल, ये सब क्या है? कणकीय वायु प्रदूषण। क्वेश्चन 14 देखते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण के उदाहरण से, मतलब घरेलू वायु, घर से क्या कैसा वायु प्रदूषण होता है उसका बताइए। देखिए, घर के कहने का मतलब कि घर में जो चीज़ जलाया जाता है उसके वजह से, जैसे धूम्रपान लोग करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, केरोसिन, एलपीजी इत्यादि जलाते हैं ना, तो उससे जो धुआं निकलता है वो सब घरेलू वायु प्रदूषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या है? मतलब वायु प्रदूषण होने से क्या क्या माने प्रतिकूल, माने क्या नुकसान करेगा? तो पहला, श्वास अवरोधन, बिल्कुल। वायु प्रदूषण होगा तो आप सांस लेंगे, दम घुटेगा, मतलब सांस का दिक्कत होगा, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, दूसरा, ओजोन परत में छेद। वायु प्रदूषण जैसे क्या है? सीएफसी क्या है? वायु प्रदूषण का प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है ना सीएफसी। तो उससे क्या है? वो ओजोन परत में को छेद कर रहा है ना, मीन्स ओजोन परत के लेयर को पतला करते जा रहा है, तो वो भी वायु प्रदूषक का ही हो गया। तीसरा, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा हो रहा है, आप सोचेंगे बारिश हो रहा है तो इसमें वायु प्रदूषण कहाँ से आ गया? सच में देखा जाए तो वायु प्रदूषण की वजह से ही अम्ल बारिश होता है। कैसे? देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब ये जो गैसें हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, कहीं कोई इंडस्ट्री का वेस्टेज निकल रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये हवा में है, हवा में निकल गया, वायु प्रदूषण कर दिया। ठीक है, अब जब बारिश होगा तो बारिश में पानी होता है, पानी और SO2 मिलके H2SO4 बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के रूप में आएगा नीचे, उसी को बोलते हैं अम्ल बारिश। तो एक्चुअल में क्या, वायु प्रदूषण से ही वो SO2 आया, उस SO2 से अम्ल बारिश हुआ। अगर वायु में SO2 नहीं होता तो अम्ल बारिश होता नहीं होता ना। तो वही चीज़ है, अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत ही बड़ी घटना थी, जो कि वहाँ एक जहरीली गैस के रिसाव से हुआ था। वहाँ के आसपास के लगभग 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तुरंत के तुरंत, मतलब ख़त्म हो गए लोग। इसमें से बहुत सारे, मतलब हर टाइप के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, इतने तक कि जो गर्भवती महिलाएं थीं उनके गर्भ के अंदर का बच्चा भी मर गया, इतना तेज जहरीली गैस था। ठीक है, ये हुआ था, ये कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, उसका केस अभी भी चल रहा है, पता नहीं क्या डिसीजन है, कौन पेशी हो रहा है, किसको क्या बुलाया जा रहा है, जो भी है, लेकिन ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। बहुत ही भयंकर, बहुत ही दुखदायी घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, कौन सी गैस का रिसाव हुआ जिसके वजह से वो इतने लोग मरे? तो उसमें था मिक गैस, MIC, मिथाइल आयोसाइनाइड, मिक गैस था। ठीक है, मिथाइल आयोसाइनाइड। इसी की वजह से लोग, एक तो आपको मालूम ही होगा साइनाइड गैस, साइनाइड कितना जहरीला लिक्विड होता है, जेब पे रखने की ख़त्म आदमी, इतना तेज़ उसका इफेक्ट होता है साइनाइड का, मतलब सेकंड में ही ख़त्म, जीभ पे आया नहीं ख़त्म। ठीक है, पहले लोग इसका यूज़ करते थे तीर वगैरह के, नुकीली, मतलब उसका जो तीर है ना उसके पॉइंट पे लगा के रखते थे, किसी को मारे तीर तुरंत ख़त्म। तो वो चीज़ है साइनाइड, एकदम बहुत ही जहरीली, मतलब बहुत ही भयंकर जहर है। ठीक है, और वही है, उसी के नाम से है मिथाइल आयोसाइनाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं? भाई, नियंत्रण के उपाय बहुत सारे हैं, देखिए क्या क्या उपाय हैं। घातक परिणाम के प्रति जन जागरण पैदा करना चाहिए। मतलब वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए लोगों में, जन में ये बताना चाहिए कि भाई घातक परिणाम हो सकता है, इसलिए आप लोग वायु प्रदूषण न करें, कम से कम करें। ठीक है, तो लोगों को घातक परिणाम के बारे में बताना चाहिए। लोगों को परिणाम के बारे में मालूम रहेगा तो लोग जागरूक रहेंगे, कोशिश करेंगे कि वायु प्रदूषण न करें। ठीक है, अगला है कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए। मतलब ऐसे हानिकारक उत्पादों की खोज करनी चाहिए जो कि कम हानि करें। ठीक है, अभी जो ज़्यादा हानि कर रहा है उससे भी कम हानि करने वाले उत्पादों की खोज होनी चाहिए।
अगला है ओजोन क्षय करने वाले CFC गैस आगे ना तथा फ्रियोन गैस के उत्पादन एवं उपभोग में भारी कटौती होनी चाहिए। मतलब CFC गैस का समझिए कि बहुत ही कम यूज हो, जहाँ मजबूरी पड़े वहीं होना चाहिए, या फ्रियोन के, ये दोनों क्या ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके यूज में कमी होनी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट है कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि की जानी चाहिए। बिल्कुल, ऊंचाई में वृद्धि होगा तो क्या होगा, ऊपर से निकलेगा और ऊपर चला जाएगा, तो कम से कम मानव जीवन को परेशान तो नहीं करेगा, लोग सुरक्षित तो रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण, जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी सामग्री मिलकर जल के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन करते हैं, मतलब जो स्वाभाविक गुण है उनको कम कर दे, जो भी क्वालिटी है क्वालिटी को घटा दे, बाहर के कोई चीज़ मिलने से उसकी क्वालिटी घट जाए तो वही है जल प्रदूषण। जो बाहर से मिलेगा उसको प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, जल प्रदूषण को 2 भागों में बांटा गया, भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, भौतिक और रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 21 है जल प्रदूषण के स्रोत के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया। अब देखिए, स्रोत के आधार पे, ठीक, स्रोत के आधार पे क्या है, मतलब कहाँ से जो निकलेगा उसके, जैसे औद्योगिक से निकलेगा तो औद्योगिक प्रदूषक, कृषि के वजह से जो प्रदूषण होगा जल में वो कृषि जल प्रदूषक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कीटनाशक छीटा जा रहा है दवाई में, कीटनाशक छीट दिया गया, कीड़े तो मर गए, लेकिन बारिश हुआ तो क्या हुआ, वो बारिश से पानी में जो कीटनाशक दवाई है बह के पानी में तो जाएगा, तो उससे तो प्रदूषण होगा ना, तो उसको बोलेंगे कृषिजन्य प्रदूषक। फिर नगरीय प्रदूषक, नगर में जो भी गंदगी कचरा है, गंदगी है, उसके वजह से जो प्रदूषण हो रहा है पानी में वो है नगरीय प्रदूषक। और प्राकृतिक प्रदूषक, कुछ प्राकृतिक चीज़ों से भी जल का प्रदूषण हो जाता है, तो हो गया प्राकृतिक प्रदूषक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 विलेयता के आधार पर जल प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, विलेयता के आधार पर मतलब विलयन, घुलने की चीज़। ठीक है, तो जो घुल गया वो विलेय, जो नहीं घुला अविलेय, तो इसके आधार पर 2 ही हो सकता है ना, विलेय होने वाले प्रदूषण और अविलेय होने वाले प्रदूषण। मतलब जो घुल जाए वो विलेय, जो नहीं घुल पाए वो अविलेय प्रदूषण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH कितना होता है। मतलब शुद्ध जल जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसका pH कितना होता है। उसका pH होता है 7 से 8.5 के बीच, मतलब 7 भी हो, 7.5 हो, 8 हो, 8.5 तक भी चल सकता है, मतलब 7 से कम और 8.5 से ज़्यादा नहीं हो, तो ये अपने काम का पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदूषित जल का pH कितना होता है। प्रदूषित, अगर pH आपको मालूम होगा पोटेंज हाइड्रोजन होता है, जो कि पानी की शुद्धता नापते हैं। पानी अगर अम्ल है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, इससे पता लगता है। ठीक है, तो वही है pH। तो हम जो सामान्य जल होता है उसका pH 7 होता है, लेकिन 8.5 तक भी है तो उसको यूज किया जा सकता है, वो स्वच्छ जल में आएगा। ठीक है, लेकिन प्रदूषित जल का pH क्या होगा, तो इसका pH 6.5 से कम होगा और नहीं तो 9.2 से ज़्यादा होगा। 6.5 से कम या 9.2 से ज़्यादा है तब उसको कहेंगे कि वो प्रदूषित पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं। जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब कहाँ कहाँ से जल प्रदूषण हो सकता है। देखिए, पहला है नगरों का गंदा जल और मलमूत्र। जैसे नगर है, शहर है, शहरों का जो गंदा जल है, सीवेज का पानी है या मलमूत्र है, उसको लोग पानी में बहा देते हैं, नदियों में और इधर उधर पोखरे में डाल देते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करके डालना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह गवर्नमेंट ने ऐसा प्लांट बना दिया है, ट्रीटमेंट होने के बाद उसको डाला जाता है। ठीक है, दूसरा है कल कारखानों की त्याज्य सामग्री, मतलब जो त्यागता है, कल कारखाना जो ना त्यागता है उससे जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कोई चीनी मिल है, कुछ भी है, तो उसका जो वेस्टेज निकल रहा है, लिक्विड वेस्टेज, उसको नदियों में बहा दिया जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे कल चल के कहीं कोई पानी उसका पी रहा होगा, कहीं सिंचाई के काम आ रहा होगा, तो उसमें प्रदूषण हो गया ना, तो फिर नुकसान करेगा उसके लिए। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करके उसको पानी में डालिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव क्या, मतलब उसके प्रदूषण होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान करेगा। तो पहला है खतरनाक बीमारी होने जैसा टीबी, पीलिया, मतलब
जल अगर गंदा जल पी लेंगे तो हमको हैजा या पीलिया, पीलिया मीन्स जॉन्डिस, इस टाइप की बीमारी हो सकता है, पेट का गड़बड़ी हो सकता है, मतलब कई टाइप का बीमारी हो सकता है प्रदूषित जल अगर हम लोग ले लिए तो। बहुत तो पहले तो हैजा ऐसा बीमारी है जो कि प्रदूषित पानी की वजह से होता था, पूरे गांव का गांव लोग साफ़ हो जाता था। एक गांव के मतलब एक लोग दो लोग ऐसे बचे, नहीं तो पूरा गांव हर लोग ख़त्म। तो कहे कि काफ़ी कुछ राहत है, अब वो सब बीमारी चला गया, एक नया बीमारी आ गया, ठीक है। तो नया बीमारी आ गया तो उससे भी बचना है, इसका भी कहीं ना कहीं कोई सटीक उपाय आएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक तो आ ही गया है, वैक्सीनेशन वगैरह जो करा लिए उनको बहुत कम चांसेज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना प्रदूषण के वजह से हो रहा है, तो जल प्रदूषण करेंगे तो ये सब बीमारी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब नियंत्रित कैसे करेंगे जल प्रदूषण को। देखिए कैसे नियंत्रित करेंगे। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं मल नदी और तालाब में बिना शोधित किए न डालें, मतलब उसको शोधित करें, शुद्ध कर दें फिर डाल दें। उसका जो भी प्रदूषक को निकाल लें फिर डाल दें पानी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, मृदा प्रदूषण किससे कहते हैं। मृदा प्रदूषण सेम चीज़, प्रदूषण का मतलब वही है कि जो क्वालिटी को कम कर दें, कोई ऐसा बाहरी चीज़ उसमें मिल जाए जिससे उस चीज़ की क्वालिटी कम हो गई, इसका मतलब उसमें प्रदूषण हो गया। देखिए प्राकृतिक स्रोत या मानव जनित स्रोत से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। गुणवत्ता में कमी हो जाएगी तो मृदा प्रदूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की गुणवत्ता किन कारणों से कम होती है। अब भाई गुणवत्ता कम हो रहा है तो किन कारण से कम होगा। तो पहला कारण है तीव्र गति से मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कटाव होता जाएगा तो भी गुणवत्ता में कमी जाएगी। पहले ज़्यादा मिट्टी था, अब कम मिट्टी है तो अच्छा फसल नहीं होगा, ठीक है। जैसे गमले में मान लीजिए एक गमला मिट्टी है और उसी में एक मुट्ठी मिट्टी है, तो एक मुट्ठी मिट्टी में कुछ होगा क्या, तो वही मिट्टी कम हो जाएगा तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, तो मृदा अपरदन से भी जल का गुणवत्ता कम होता है। अगला है मिट्टियों में रहने वाले सूक्ष्म जीव में कमी। देखिए मिट्टियों के अंदर सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कि किसानों के बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है। अगर वो कीटाणु चले गए, ख़त्म हो गए, कम हो गए तो किसानों को कम फ़ायदा करेगा ना, कम लाभ करेगा ना, तो वो भी कम नहीं होना चाहिए। अगला है मिट्टी में नमी का आवश्यक से अधिक कम होना, माने नमी जितना होना चाहिए उतना ही रहे, ठीक है, या जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी ना हो, मतलब एक लिमिट में रहे, न कम हो न ज़्यादा हो, नहीं तो फिर दोनों में दिक्कत है, फिर गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला है तापमान में अधिक कमी या अधिकता। तापमान, मिट्टी का तापमान भी न ज़्यादा हो न कम हो, मीडियम रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अगला है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा की कमी। ह्यूमस जो मतलब मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जिसके वजह से मिट्टी उपजाऊ होता है, उसकी मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके क्वालिटी में कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला है मिट्टी में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक का प्रवेश, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मतलब कीटनाशी वगैरह चीज़ों का प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी की क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मृदा प्रदूषण के कारणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मृदा प्रदूषण के कारण, देखिए मृदा प्रदूषण के कारण क्या है। पहला भौतिक कारण, दूसरा जैविक कारण, तीसरा वायुजात कारण, चौथा जैवनाशी रसायन एवं उर्वरक, ठीक है, एवं चौथा नगरीय एवं औद्योगिक स्रोत। मतलब इनकी वजह से मृदा का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो भौतिक कारण, जैव कारण, वायुजात कारण, जैवनाशी रसायन एवं उर्वरक, मतलब रासायनिक उर्वरक के यूज से मिट्टी में अगर कीटनाशी दवाई का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में कीटनाशी चीज़ आ जाएगी, मतलब वो कहीं ना कहीं खाने के साथ जाएगा, ठीक है। भाई अगर कोई सब्जी वगैरह में छिड़काव कर दिया तो वो जो कीटनाशक कीड़े को तो मार दिया, लेकिन वो जो केमिकल है कहीं ना कहीं सब्जी में आएगा और उस सब्जी के थ्रू हमारे पेट के अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा, ठीक है। नगरीय औद्योगिक का स्रोत, मतलब नगर और उद्योग से जो भी कचरा निकल रहा है वो सब मिट्टी में अगर जा रहा है तो मिट्टी में मिलेगा ही, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अगला है 31, मिट्टी प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं। मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं। देखिए प्रभाव क्या है, मृदा की गुणवत्ता में कमी एवं उर्वरा शक्ति में कमी होती है। गुणवत्ता में कमी होगी तो उर्वरा शक्ति में भी कमी होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है 32, मृदा प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। देखिए इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पहला है ऐसी कीटनाशी रसायनों का विकास किया जाना
चाहिए जो मनुष्य के लिए हानिकारक ना हो। पहले भी बताए हैं, मतलब ऐसा रसायन यूज करें जो हानिकारक ना हो मनुष्य के लिए, ठीक है। दूसरा, डीडीटी के प्रयोग पर शीघ्र रोक लगाएं। डीडीटी बहुत खतरनाक दवा है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना हो, ठीक है। अगला है, रासायनिक उर्वरकों तथा जीवनाशी रसायनों के समुचित उपयोग के लिए किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब रासायनिक उर्वरकों तथा मतलब ये सब जो उर्वरक हैं कहाँ पे कितनी मात्रा में छिड़काव करना है, इसके लिए किसानों को जागरूक करना चाहिए। नहीं कि कहीं कम चाहिए ज़्यादा छिड़क दिए कि अरे ज़्यादा छिड़क देंगे तो ज़्यादा फसल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको भी लिमिट में चाहिए। तो इसके बारे में शिक्षित होना चाहिए, किसानों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रदूषण है तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तापीय प्रदूषण मतलब नाम से स्पष्ट है, ताप बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। नॉर्मल रहेगा तो ठीक है, बढ़ गया तो तापीय प्रदूषण। तो वायुमंडल में बढ़ते तापमान से पैदा होने वाले प्रदूषण को तापीय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन 34, उसमें प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं। उसमें नहीं, ऊष्मा प्रदूषण के, उसमें वही तापीय प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं। पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से हो सकता है, ताप ऊर्जा संयंत्र से हो सकता है, घरेलू सीवेज से, मतलब घर में जो खाना बन रहा है तो कहीं ना कहीं आग जलाया जा रहा है तो उससे भी हो रहा है, ताप निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। फिर उद्योग धंधे से, फिर वाहन से भी हीट निकलता है। ज़्यादा देर गाड़ी चल जाए तो देखते हैं आप लोग, उसमें से इंजन गर्म हो जाता है, हीट निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, क्या क्या प्रभाव हैं। देखिए प्रभाव क्या क्या है। जल में घुली ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, जो जल में ऑक्सीजन कमी, अगर ऑक्सीजन जल गर्म हो गया तो उसके अंदर जो घुला ऑक्सीजन है ना वो कम हो जाएगा। जल में पदार्थों का विलेयता बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई अशुद्धि विलेय है और वो पानी को गर्म कर दिया गया तो और भी ज़्यादा उसमें विलेय जो चीज़ विलय है उसमें और भी ज़्यादा विलय हो जाएगा। जलीय पौधों में कमी, जल के अंदर जो पौधा है कम हो जाएंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर जितना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिला है तो सूख जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कितने स्रोत हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत, देखिए इसके दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या है, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, ये सब एलिमेंट है, कार्बन 14, ये सब एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव किरण निकलते रहता है जो कि नुकसानदायक होता है, ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित जैसे एक्सरे, हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, हड्डी वगैरह टूटा है कि नहीं है उससे, तो भी एक तरह का प्रदूषण, वो भी हमको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसका हम यूज करते हैं। उसके यूज करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा हड्डी कहाँ जुड़ा है, कहाँ टूटा है, तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। नुकसान करता है लेकिन उससे ज़्यादा फायदा करा है इसलिए उसको यूज करते हैं, लेकिन ये भी प्रदूषण तो है। तो इस टाइप की चीज़ें एक्सरे हो गए, ठीक है, जो भी रे है जिसकी वजह से मेडिकल वगैरह इक्विपमेंट में यूज होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, ये ध्वनि नहीं है, ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि के मापन इकाई को क्या कहते हैं, यानी किस चीज़ में ध्वनि को नापा जाता है। जैसे ध्वनि की तीव्रता को नापने के किस चीज़ में नापा जाता है, जैसे लंबाई को मीटर में नापा जाता है, ठीक है, वजन को केजी में नापा जाता है। वैसे ध्वनि को कैसे नापते हैं, तो उसको डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल, 0 डेसिबल मतलब बहुत ही हल्का ध्वनि, एकदम श्रव्य ध्वनि हल्का। 10 डेसिबल थोड़ा सा तेज, 20 और तेज, 30 और तेज। आइए उसके डिटेल देख लेते हैं। इसमें है विभिन्न प्रकार की ध्वनि की तीव्रता को बताइए। देखिए क्या है तीव्रता, देखिए क्षीणतम ध्वनि 0 होता है उसका डेसिबल। फिर सामान्य श्वसन, पत्तियों की सरसराहट होता है 10 डेसिबल। फिर अति शांत रसायन की ध्वनि, ठीक है, अति मतलब शांत स्थान की जगह पे जो ध्वनि का डेसिबल होता है 20 होता है। फुसफुसाहट होता है उसका 30। सामान्य आवासीय कमरों की ध्वनि 40 डेसिबल होता है, ठीक है। शांत भोजनालय एवं सामान्य यातायात की आवाज़ 50 डेसिबल। वैसे ये सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चन कोई आ सकता है कि 50 डेसिबल है तो इसका मतलब कोई फुसफुसाहट कर रहा है, कुछ ऐसा आवाज़ कर रहा है तो कितना डेसिबल के आसपास होगा, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। जैसे रॉकेट का इंजन बहुत तेज़ आवाज़ करता है, देखिए उसका कितना डेसिबल है, वो 180 से 195 के बीच। तो ऐसे सीरियल वाइज नहीं आएगा, ये आ सकता है कि रॉकेट का ध्वनि का रॉकेट से उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल हाई होता है, मतलब कितना डेसिबल हो सकता है, 180 या 0 या 500। तो ऐसे एक मोटे तौर पे अंदाज़ा कर लीजिए कि रॉकेट का सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि, तो उसका डेसिबल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 180 से 195 होगा, ठीक है, उसी हिसाब से नीचे कम होता है। मतलब ध्वनि का कम, आवाज़ कम है, धीमा साउंड है तो डेसिबल कम होगा, तेज़ है तो डेसिबल ज़्यादा होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 39, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव,
पहला सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा। कोई जैसे कहीं आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ ठक ठोक कुछ ना कुछ हो रहा है तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। दूसरा, नींद में व्यवधान। बिल्कुल सोए हैं, कहीं से कोई बम पड़ाका तोड़ फोड़ा है, ट्रेन आ रही है जा रही, तो नींद में व्यवधान होगा। तीसरा है श्रव्य संबंधी प्रभाव। सुनने वाली दिक्कत हो सकती है। अगर ज़्यादा आप तेज़ ध्वनि वाली जगह पे हमेशा रहते हैं तो वहाँ सुनने में आपको दिक्कत होने लगती है। कान के चदरे में कुछ ना कुछ हमेशा लगेगा, कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। कोई अगर धीरे बोलेगा तो सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो सुनने संबंधी प्रभाव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतलब आचार व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ का कुछ मतलब कहेंगे कुछ, सुनेगा कुछ, ठीक है, तो आचार व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगला है पॉइंट शारीरिक प्रभाव, मतलब शरीर के अंदर कुछ दिक्कत हो जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, ठीक है, हार्ट का पेशेंट हो सकता है आदमी। इसलिए ज़्यादा ध्वनि वाली जगह पे भी नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित पूरे जल में कितने प्रतिशत स्वच्छ जल है? देखिए पृथ्वी पर आपको मालूम है 1/3 तो पानी है, ठीक है। तो 1/3 पानी में जितना भी पानी है उसमें पीने योग्य जो पानी है, स्वच्छ पानी 2.5% है, 2.5% ही है, ठीक है। स्वच्छ पानी जितना पानी है पृथ्वी पर उसमें से 2.5% ही, मतलब समझ लीजिएगा कि 100 लीटर पानी है तो उसमें से 2.5 लीटर ही पीने योग्य है। बाकी अपने काम का पानी नहीं है, वो बेकार है, वेस्टेज है अपने लिए, ठीक है। तो 2.5% ही पीने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का क्या क्या उपयोग है? मतलब अब उस 2.5% पानी का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? देखिए क्या क्या यूज करते हैं। 70% उसका कृषि कार्य के लिए, 22% उद्योगों में और 8% घरों में, पीने उने के ये नहाने धोने काम में जो भी आता है, ठीक है। तो 8% में, 70% कृषि में, 22% उद्योगों में और 8% घरों में, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। जिन लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।